हो तो मालगाड़ी हो चाहे सवारी गाड़ी हो, वो एक बार रुकेगी जरूर। अच्छा, ऑटोमेटिक रुकेगी। अच्छा ऑटोमेटिक यहाँ पे रुक जाएगी। जी, ऑटोमेटिक ब्रेक उसकी खींचेंगी, ऑटोमेटिक रुकेगी। स्टेशन मास्टर वहाँ खड़ा रहता है रेलवे स्टेशन पर, वो तुरंत प्रसाद लेके आएगा, जैसे चढ़ाए और अपने आप चलने लग जाएगी। ये बाबा की बड़ी विशेषता है, बड़ी महिमा है, और बड़े दूर दूर से यात्री लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। साध्वी जी, 1 मिनट आपकी बात रोक रहा हूँ। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि बता रहे थे कि जैसे यहाँ पे रेलवे लाइन पहले इधर थी तो बाद में उधर कैसे हुई, तो इस बारे में थोड़ा ऑडियंस। जी, मैं बताती हूँ आपको कि जब अंग्रेजों ने यहाँ पर अतिक्रमण किया था हिंदू। हेलो दोस्तों, मैं कुलवीर राणा और आपको लेके आया हूँ आज रत्नेश्वर महादेव जी मंदिर, जो अमीरगढ़ में स्थित है और हाईवे के ऊपर है NH-48, जो भिलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ के लिए गया हुआ रोड है, ये उसी के ऊपर स्थित है। और रत्नेश्वर महादेव जी मंदिर है, आप देख सकते हैं ऊपर महादेव जी की मूर्ति ऊपर विराजमान है और बहुत ही भव्य मंदिर है। और इसको हम आपको दर्शन करवाते हैं, अंदर लेके चलते हैं। आज सावन का सोमवार भी है और बहुत ही बढ़िया मौका मिला है आज ये ब्लॉग बनाने का। और चलते हैं अंदर बिना देर के मंदिर के अंदर और करते हैं भोलेनाथ जी के दर्शन और मिलवाते हैं वहाँ कुछ भक्तगणों से। करीब से हम आपको दिखा देते हैं, भोलेनाथ जी के दर्शन करवा देते हैं। आज सोमवार का दिन है और सावन में आपको भोलेनाथ जी के दर्शन हम करवा रहे हैं दोस्तों। और रत्नेश्वर महादेव जी जो बहुत ही भव्य मंदिर और रमणीक स्थान आपको दिखाई दे रहा होगा। सामने शिवलिंग जी का प्रतिमा जो आपको दिखाई दे रही है और रत्नेश्वर महादेव जी अंदर विराजमान है और हम आपको दिखा रहे हैं। सोमवार का दिन है, सावन में बहुत सी सौभाग्य की बात है दोस्तों, और बहुत अच्छा महसूस भी हो रहा है हमको। तो दोस्तों यहाँ पे जो साध्वी जी देवगिरी जो है उनसे हम मिलवा देते हैं और वो आपको बताएंगे यहाँ के इतिहास के बारे में। जो सगस जी महाराज है और अखंड धूना जो है नागा साधुओं का, इसकी क्या विशेषता है और क्या इतिहास है, तो साध्वी देवगिरी जी से हम पूछ लेते हैं। तो आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आपको मेरा प्रणाम। जी, तो आप हमारी ऑडियंस को बताइए यहाँ के क्या है इसकी विशेषता और क्या इतिहास है जी। और पहले क्या तो कुछ इसकी महिमा है। जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस स्थान को श्री छोबावड़ी सगस जी रत्नेश्वर महादेव मठ के नाम से जाना जाता है जी। ये जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं, ये रेलवे लाइन है और ये अखंड धूना जो है 50 साल से अखंड चल रहा है। 50 साल से चल रहा है। जी, 50 साल से चल रहा है। इसमें आग भैया प्रज्वलित नहीं करते हैं, अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती है। यहाँ केवल एक बड़ा लकड़ी जो होती है वो लगा देते हैं, उसमें अखंड वो चलता रहता है। हमारे जो गुरु महाराज है, बाल बापू नागा जी है, जो सर्वप्रथम में यहाँ पधारे थे, तब ये बहुत ही वीरान था, ये पूरा जंगल था। बताते हैं कि उस वक्त लोग आने से डरते थे, भयभीत रहते थे। और मेरे पीछे एक ये आप देख रहे हैं, ये बावड़ी है जो जिससे छो बावड़ी सगस जी। छो बावड़ी से जी, छो बावड़ी, बावड़ी का मतलब 6 छो मानी 6 छड़ एक साथ किसी समय में बहते थे। अच्छा। छड़ जो खेती होती थी, पीछे बहुत खेत है इधर भी, और इधर जो आते हैं तगतपुरा खेत हैं। और ये बहुत प्राचीन, मतलब जब मुग़लों की सेना रुकी थी मांडल, उस वक्त ये यहाँ पर बताते हैं कि उदयपुर दरबार की सेना यहाँ रुकी थी। ये पड़ाव की जगह थी पूरी की पूरी। और उस वक्त जो शहीद हुए हैं, जो प्रमुख सेना नायक थे, जिनके नेतृत्व में सेना ने युद्ध किया था, जिनके निर्देशानुसार सेना ने युद्ध किया था, जिनके संरक्षण थे, वो हमारे सगस बाबूजी थे, जो आपको अभी मैं दर्शन करवाती हूँ। बाबूजी जो पीछे स्थान है उनका, जी, रेलवे लाइन के बिल्कुल अटैच में है। ऐसा स्थान आपको पूरी भारत के अंदर ये पहला स्थान आपको देखने के लिए मिलेगा। वैसे तो रेलवे के लाइन में बहुत सारे स्थान होते हैं, लेकिन कुछ दूर दूर होते हैं, कुछ दूर होते हैं, कुछ उनकी दूरी होती है, कुछ 5 फीट 10 फीट आधा किलोमीटर ऐसे दूर होते हैं। लेकिन ये आप देखेंगे तो 1 फीट का दूरी भी नहीं है। और जब ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो भव्य श्रृंगार होता है बाबा का, तो उसमें एक पत्ती भी नहीं हिलती है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। आप देखिए बाबा का इतना चमत्कार है। और रविवार 11 अमावस को यहाँ पर बहुत भीड़ लगी रहती है। और इसके अलावा भी जब ट्रेन यहाँ से निकलती है तो 11 अमावस हो चाहे संडे हो, तो मालगाड़ी हो चाहे सवारी गाड़ी हो, वो एक बार रुकेगी ज़रूर। अच्छा, ऑटोमेटिक रुकेगी। अच्छा, ऑटोमेटिक यहाँ पे रुक जाएगी। जी, ऑटोमेटिक ब्रेक उसकी खींचेंगी, ऑटोमेटिक रुकेगी। स्टेशन मास्टर वहाँ खड़ा रहता है रेलवे स्टेशन पर, वो तुरंत प्रसाद लेके आएगा, जैसे चढ़ाए और अपने आप चलने लग जाएगी।
ये बाबा की बड़ी विशेषता है, बड़ी महिमा है और बड़े दूर दूर से यात्री लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। साध्वी जी, 1 मिनट आपकी बात रोक रहा हूँ। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि बता रहे थे कि जैसे यहाँ पे रेलवे लाइन पहले इधर थी तो बाद में उधर कैसे हुई, तो इस बारे में थोड़ा ऑडियंस। जी, मैं बताती हूँ आपको कि जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अतिक्रमण किया था, हिंदुस्तान पर राज किया था, तो ऐसा बताते हैं कि हमारे जो पुराने जो भी इतिहासकार है, पुराने जो लोग हैं कि जब ये जो रेलवे लाइन है, ये रेलवे जो अगर किसी की देन है तो वो अंग्रेज़ों की देन मानी जाती है। जो उन्होंने पहली जब ट्रैक यहाँ पर डाल रहे थे राजस्थान के अंदर, तो वो अभी आप मेरे पीछे देंगे वो स्टॉप लगा हुआ है, वहाँ पर सामने वो दिख रहा है, वहाँ पर ब्रेक लग गया था। वो जब रेलवे लाइन डाल के जाते थे, सुबह पटड़ियाँ डाल के जाते थे, जब काम चल रहा था, लेबर काम कर रही थी, तो वो डाल के जाते थे डायरेक्ट यहाँ धूनी में से होकर के बावड़ी, पहले धूना तो नहीं था लेकिन बावड़ी जरूर थी, बावड़ी है वो, तो उसके ऊपर होकर डाल रहे थे। तो वो लेबर सुबह पटड़ियाँ डालती थी, रात को ऑटोमेटिक ही 10 किलोमीटर दूर वो पटड़ियाँ मिलती थी। अच्छा। सुबह आके जब देखती थी लेबर, तो जिस जगह पे वो पटड़ियाँ डाल के गई वहाँ है ही नहीं। ऐसा 2 की बात है ये तो। जी, ऐसा 2-3 महीने तक लगातार होता रहा, क्योंकि अंग्रेज़ तो कभी हमारे इतिहास को उन्होंने स्वीकार किए ही नहीं है, जाना ही नहीं है, उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं था। तो यहाँ से गांव को देखें कि 2-3 किलोमीटर अंदर है, तब किसी गुजर के सपने में जाकर के उन्होंने कहा कि भी मैं यहाँ बावड़ी के अंदर हूँ, मैं आपको यहाँ की जो रिंगल भाषा है उसमें बोल के बताऊँ। तो बाबूजी ने दर्शन दिया, वो बताते हैं कि हमारी छाती पे मैंने कहे कि ये सरिया न डाले है, मैं नीचे बैठो तो अपने मारवाड़ी भाषा में पूरी शुद्ध भाषा में बोल करके मैंने, क्योंकि भी मैं तो नीचे बैठो बावड़ी में, मैंने कहे कि हमारा ऊपर छाती पे सरिया न डाले, मैंने वजन लाग रही हो, बोझ लाग रही हो। तो मैं जो निशान बता जा रही हूँ वाटर सुबह आर तो देख लीजिए, वहाँ निशान के जगह मैंने कही जी हमारे साइड में और निकाले है। तो वो सुबह जैसे ही वो आया तो उसने आश्चर्य किया, वो झंडी लगी हुई थी एक लकड़ी के ऊपर लाल कलर की, जैसे जैसे सपने में निर्देश दिया वैसा का वैसे ही प्रैक्टिकल में उन्होंने देखा। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो बाबूजी का स्थान है, वही सगत जी का स्थान। तो फिर बाद में पता चला कि यहाँ शहीदों की भूमि रही हुई है और ये पूरा पड़ाव था, यहाँ से लेकर के पूरा उदयपुर तक, चित्तौड़ तक, ये पूरा पड़ाव में ही भैया शहीदों की भूमि गिनी जाती है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और मैं आपको एक और जो विशेष जो बात है कि ये जो बावड़ी है, यहाँ पर बताते हैं कि जब अकबर जब बड़े बड़े ठिकानों को लूट रहे थे, बावड़ी मतलब एक बार थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताओ, बावड़ी मतलब बावड़ी का मतलब मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा एक बार आप हिंदी में थोड़ा। बावड़ी ये अभी ट्रेन आप देख रहे हैं, बिना हॉर्न बजाए यहाँ से ट्रेन निकल नहीं सकती है कोई भी। बताइए बावड़ी का अर्थ क्या होता है हिंदी में, बताइए आप। बावड़ी का मतलब होता है कुआं। अच्छा, कुआं, जो पानी वाला कुआं, वही पानी वाला कुआं। ठीक। पहले इसको और प्राचीन तरीके से अगर इसको देखा जाए तो बहुत बड़ा खड्डा खोदा गया। हाँ। हमारे सेनाओं के द्वारा जो यहाँ पड़ाव की उदयपुर की सेना जो ठहरी थी, उन्होंने बहुत बड़ा खड्डा खोदा। उसका पीछे का जो कारण है, किस कारण से वो इतना बड़ा खड्डा खोदा यहाँ पर, तो जो अकबर जो थे बड़े बड़े ठिकानों ने उन्होंने उदयपुर जयपुर को लूटा, जयपुर के राजघरानों को लूटा, उनमें से भी बहुत सारा धन और भी छोटे मोटे ठिकाने थे जो उनमें जो जितना भी धन था तो अकबर लेके जा रहा था दिल्ली। तो उसको वापस धन को उनसे युद्ध करके उनसे वापस वो धन लिया और बहुत बड़ा खड्डा करके यहीं इसी जगह पे उन्होंने उस धन को गाड़ा है। आज के 40 साल पहले भी लोग बताते हैं, अभी तो बहुत कचरा भरने के कारण थोड़ा सा ऊपर आ गई है हुआ, पर लेकिन उस वक्त जो बताते हैं कि कड़ाव आज के 40 साल पहले उनके कड़े दिखते थे, धन के गड़े हुए हैं। तो कुआं है ये बावड़ी, उसी का एक रूप है। आगे चल कर के इसमें बहुत सारा पानी भी बहुत इकट्ठा हुआ, जिससे सिंचाई खेतों में भी होती थी। और अंदर जो मेन स्थान है वो सगत जी महाराज का अंदर ही एक गुफा बनी हुई है, उसके अंदर विराजमान है, ऊपर जोत लेकर के अंदाता को स्थापित किया गया है। जी दोस्तों, बावड़ी का अर्थ मतलब कुआं होता है, पानी का कुआं होता है, तो वही मतलब साध्वी जी बता रही है। और सगत जी का स्थान जो है उनके पीछे ही है, उनके पीछे है, मेन स्थान यही है। और एक जो बावड़ी के अंदर एक गुफा बनी हुई है, बताते हैं कि यहाँ से जो सुरंग निकल रही है वो चित्तौड़ निकल रही है, लेकिन उस सुरंग का भी अभी कोई राज पर्दाफाश हुआ नहीं है भैया। मतलब? जी अभी रास्ता नहीं, रास्ता तो सब मेरे को जहाँ तक लगता है वहाँ तक सब रास्ते चौक हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, पर लेकिन यहाँ अभी भी उनके अवशेष और उनके तत्व अभी भी है। जी अभी भी है, प्रमाण के लिए भगवान ने इसीलिए रखा कि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि उन्होंने कितना संघर्ष करके अपनी आज़ादी के लिए वो कैसे लड़े। जी।
तो साध्वी जी ने जैसे बताया कि अंग्रेज़ों के टाइम पे जैसे अपने उदयपुर के महाराजा घराने के जो भी सैनिक और जो शहीद हो जाते थे, जो उसमें विशेष जो खलनायक जो जैसे रहते थे, मतलब सेनापति जो थे मैन, तो उन्हीं का ये स्थान जो शहीद हुए थे उन्हीं का ये स्थान है जो सगत जी के नाम से आज प्रसिद्ध है और बहुत चमत्कारी है दोस्तों। और बावड़ी जैसे कुआं हमने बताया उसी के पास में स्थान है। और बताते हैं कि रेलवे लाइन जो है थी पहले इधर थी, लेकिन रात में उन्होंने सपने में दर्शन दिए, जो भी मतलब चमत्कार दिखाया, तो रेलवे लाइन उनको मजबूरी में उधर करनी पड़ी। इतना चमत्कार उन्होंने दिखाया। जो सगत जी का स्थान है वही हम स्थान आपको आज दिखा देते हैं। तो सतप्रकाश जी कैमरे की सहायता से हम सगत जी का एक बार स्थान दिखाइए, आप हमको दिखाइए थोड़ा और ऑडियंस को दिखाइए। और ये देखो तो यही दोस्तों सगत जी बाबा जी का स्थान है। तो बहुत ही भव्य नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ से। और ये जोत जली हुई है, अखंड चल रही है, अखंड जोत चली रहती है। इसको 40 साल हो गए। 40 साल से बता रहे हैं साध्वी जी की 40 साल से अखंड ऐसी ही चल रही है। और पीछे आप देख सकते हैं, पीछे बावड़ी है, पीछे आप देख सकते हैं। और यहाँ इसमें से बताते हैं कि सुरंग का जो उदयपुर तक का सुरंग का है जो, लेकिन अभी उसका नहीं है, अभी कुछ रास्ते में चौक हो गई, जो बहुत टाइम पहले की बात है। और आप देख सकते हैं नारियल बंधे हैं, इनकी भी एक विशेषता है। अभी जी ने बताया कि जो नारियल बंधे हुए हैं इनकी भी एक विशेषता है। क्या इनकी विशेषता है, तो साध्वी जी के इसी ही सुन लेते हैं इनकी क्या विशेषता है। तो नारियल की विशेषता यह है कि यहाँ पर किसी के बाल बच्चा नहीं हो रहा हो, जो हॉस्पिटलों के चक्कर लगा लगा के जो हार जाते हैं, जिनके बाल बच्चे नहीं हो रहे हो किसी योगवश कोई कारणवश, तो वो लोग यहाँ आते हैं बड़े ही भाव से, बड़ी श्रद्धा से, और बाबा के यहाँ बैठ कर के चरणों में मन्नत मांगते हैं। उनके संतान होने पर यहाँ पर उनके लिए नारियल बांधते हैं जी। और जिनकी शादी विवाह नहीं हो रहा हो उनके लिए भी वो नारियल बांधते हैं, तो उनका शादी विवाह हो जाता है। बिल्कुल। और बाल बच्चे भी होते हैं। बिल्कुल। इन्होंने बताया कि जिनके बाल बच्चे नहीं होता है, हॉस्पिटल के चक्कर काट के थक गए हैं, शादी नहीं होती है, किसी काम में अड़चन हो जाती है, तो ये नारियल यहाँ पे बांध देते हैं मन्नत के हिसाब से। जैसे हिंदू धर्म में बोलते हैं कि मन्नत मांगते हैं या उस हिसाब से, और बाबा जी उस मन्नत को पूरी करते हैं, बहुत अच्छे से पूरी करते हैं और बिल्कुल पूरी करते हैं दोस्तों। तो आप भी आ सकते हैं दोस्तों, अगर ऐसा आपके मन में भाव है तो हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं NH 48 में भिलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ के लिए जो रोड गया हुआ है, उसी रोड पे स्थित है। रत्नेश्वर महादेव जी के नाम से है, छो बावड़ी सगत जी के नाम से भी विख्यात है, जैसे साध्वी जी ने पहले ही बता दिया है। और एक अखंड जो धूना यहाँ पे है उसके बारे में भी हम आपको दिखा देते हैं कि अखंड धूना कहाँ पे है। जो ये अखंड धूना जो आपको दिखा रहे हैं दोस्तों कैमरे की सहायता से, यही अखंड धूना है, नागा साधुओं का जो अखंड धूना है। और ये एक वट वृक्ष के नीचे ही स्थित है। और इसके विशेष जो इसके बारे में मेरे को इतना नहीं पता, लेकिन साध्वी जी को बहुत कुछ पता है, उन्हीं से पूछ लेते हैं इसकी विशेषता क्या है, अखंड धूने की विशेषता क्या है। तो साध्वी जी आप कृपया करके एक बार इसके बारे में ज़रूर बताइए हमको। हमारे संन्यास धर्म में विशेष करके नागा साधुओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि धूना उनका एक अखंड रहता है। धूना तापने का उनका परम पहले ही तपस्या से यहीं से शुरुआत होती कि धूना है। तो ये नागा साधुओं का धूना है, खूनी नागा साधुओं का। जो हमारे गुरुजी है वो नागा संप्रदाय से हैं और उन्हीं के द्वारा ये धूना अखंड पहले स्थापित किया गया था, आज के 50 साल पहले। तो अभी भी ये अखंड उसी स्थिति में चल रहा है। और यहाँ 4 टाइम इसका हवन होता है, सुबह 4 बजे से लेकर के शाम को 11 बजे तक इसके हवन की प्रक्रिया है। और 4 टाइम इसका हवन होता है, अखंड चलती रहती है धूनी। और इसकी जो हर समय अग्नि रहती है जी, हर समय इसमें आप 12 महीने जब भी आके देखेंगे तब भी ये ऐसे ही, जैसे अभी आप जिस रूप में देख रहे हैं उसी रूप में आपको ये मिलेगा। और इसकी इतनी सिद्धि है कि अगर कोई जैसे कोई बीमारी, कुचरा वगैरह कोई बीमारी ऐसी हो जाती है, कोई भगत आते हैं तो उनको यहाँ की भभूति अगर उठा के दे दे तो वो पीड़ा से मुक्त हो जाता है। इसकी ये विशेषता है यहाँ की, इसकी कृपा है धूनी माता की।
जी। बिल्कुल साध्वी जी ने बताया कि अगर इसकी भभूति भी अगर दे दे किसी पीड़ित को, किसी को कुछ तकलीफ़ है तो बिल्कुल दूर हो जाती है। और ये अखंड धुनी जो हमने आपको दिखाया, इसकी यही महिमा है दोस्तों। ये दरबार में कैसे यहाँ पे हाज़िरी लगाते हैं जो अपने ढोलक मास्टर जी है, और ये कैसे इनमें हाज़िरी लगाते हैं, तो एक बार इनसे सुनते हैं। आपका नाम? भगवान लाल बारेठ, तकतपुरा। भगवान लाल पारिक, बारेठ, तकतपुरा से हो? तकतपुरा से। यहाँ गांव में, पास में गांव पड़ता है जो? हाँ, पास में ही पड़ता गाँव। तो आप यहाँ पे आते हैं? हाँ हाँ, सुबह शाम आते हैं? सुबह से। तो एक बार अपना ये बाबा जी के दरबार में थोड़ा बजा के दिखाओ। से हमसे मिलवा देते हैं तो जो बाबा जी के दरबार में आए हुए हैं। तो सर आपका नाम? नटवर लाल पटवा। तो आप यहाँ पे आते रहते हो? बिल्कुल बराबर दर्शन करने के लिए समय समय पे आते हैं साहब। और अब जब भी बाबा जी से हम मन्नत मांगते हैं, हमें श्रद्धापूर्वक उसका निर्णय मिल जाता है, जवाब मिलता है, और हमेशा आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा मिलती है। तो सर बोल रहे हैं कि हम दरबार में आते हैं तो हमारी मन्नत पूरी होती है और हमारा हर काम पूरा होता है बाबा जी के दरबार में आने से। और भी आपको कुछ इसकी महिमा लगी है बाबा जी की, तो आप बताइए हमारी ऑडियंस को। साहब, ये छो बावड़ी के नाम से फेमस है, और इनकी एक ब्रांच उदयपुर में भी है, गुलाबाग में। ये सब भाई, दोनों भाई भाई हैं, और इनके दरबार में जब भी आप कोई भी मन्नत मांगो हमेशा पूरी होगी। जय हो छो बावड़ी सगर जी महाराज की जय। तो आपका एक छोटा सा क्वेश्चन और है मेरा, तो आपका कौन सा मतलब ऐसा काम जो आप बताना चाहेंगे, कौन सा काम ऐसा सिद्ध हो गया जो आपका बाबा जी की कृपा से? जैसे मेरी बच्ची एग्ज़ाम दिया आयुर्वेद का, तो आज सगर जी बाबू जी के आशीर्वाद से उनको साहब में पोस्टिंग, गवर्नमेंट पोस्टिंग मिल गई। अरे बहुत बढ़िया है, तो बाबा जी का चमत्कार हो गया। भयंकर चमत्कार सर, बाबा जी की जय हो। जय हो। सगर बाबू जी। तो सर का कहना है कि जैसे इनकी बच्ची ने एग्ज़ाम दिया था तो उनकी पोस्टिंग हो गई बाबा जी की कृपा से, और नंबर भी बहुत अच्छे आए, सब बाबा जी का आशीर्वाद है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड रखते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। वीडियो को शेयर ज़रूर करना अच्छी लगे तो। और आपको मंदिर के दर्शन कैसे हुए, सगर जी बाबा जी का स्थान कैसा लगा, ये ज़रूर कमेंट करके बताना। और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।